दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज सेलेम को एंजॉय करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें साल 2056 का समय दिखाया जाता है, जहां पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसीलिए लोगों को जिंदा रहने के लिए एयर डोम्स के अंदर रहना पड़ता है, जिसे सिर्फ अमीर ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उन एयर डोम्स की कीमत बहुत ज्यादा है। वहीं अभी ऐसा समय है जब दुनिया भर की सरकारें गिर चुकी है और दुनिया को अब कुछ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस चलाते हैं और उनकी प्राइवेट आर्मी ही सारे झगड़ों का निपटारा करती है, जबकि पृथ्वी के बाहर स्पेस में किसी ग्रह पर रहने की सारी संभावनाएं भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब तक इंसानों को ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला जिसका वातावरण पृथ्वी की तरह हो। अब आगे में बताया जाता है कि निब्रा कॉर्पोरेशन नाम की एक संस्था के पास अंतरिक्ष में एक रिसर्च बेस है, जहां उनके साइंटिस्ट वातावरण को बचाने का कोई नया तरीका खोज रहे हैं। जिसके बाद हम रूबिकन नाम के रिसर्च बेस को देखते हैं, जहां दिमित्री नाम के साइंटिस्ट किसी एल्गे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने उस एल्गे में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं कि अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ सकता है। लेकिन उनके इस रिसर्च को पृथ्वी के वातावरण में काम करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, इसलिए उस एल्गे पर कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में हम हैना और गेविन को एक स्पेसशिप से उस रिसर्च सेंटर की तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी शिप की गति बहुत ज्यादा होती है जिसे मैनुअली ही कम किया जा सकता था। इसलिए हैना अपने ऊपर उस शिप की जिम्मेदारी लेती है और उसकी गति को धीरे धीरे कम करते हुए रूबिकॉन से जोड़ देती है, जिस सब में उनकी शिप की टक्कर होते होते रह जाती है। इधर रूबिकॉन की एक महिला क्रू नेम ट्रेसी हैना के कान के पीछे लगे चिप को देखकर समझ जाती है कि वो आर्मी से है। फिर हैना और गेविन के आने पर वो लोग उनका स्वागत करते हैं, जहां हैना उनसे इस बात की रिपोर्ट मांगती है कि आखिर उसकी शिप की गति खुद ब खुद क्यों कम नहीं हुई, जिस पर उसे बताया जाता है कि उनकी शिप का संपर्क पृथ्वी के कंट्रोल रूम से टूट गया था, जिस कारण ही ऐसा हुआ। अब हैना अपने कमरे में जाकर अपनी बहन नॉफ से वीडियो कॉल पर बात करती है, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नॉफ भी हैना की तरह ही मिलिट्री में है। फिर आगे हम उन सभी को ड्रिंक करते देखते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द पृथ्वी से 3 नए लोग इस रिसर्च बेस पर आने वाले थे, जबकि बाकियों को वापस पृथ्वी पर जाना था। अब इसके बाद रिसर्च बेस का सीनियर डॉक्टर डिमिट्री उन सभी को उनका काम समझाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि गेविन के आने की वजह से खुश नहीं था, क्योंकि गेविन एक अमीर परिवार से है जो पृथ्वी पर खुद के एयरडोम में बड़े आराम से रहते हैं, जबकि आम लोग इस प्रदूषण की वजह से मारे जा रहे हैं। अब इससे पहले कि उन दोनों के बीच बहस शुरू होती हैना उन्हें रोक देती है। फिर तभी फिलिप बताता है कि उन्हें अगले दिन एक मिशन पर जाना है, लेकिन पृथ्वी के उत्तरी भाग में अजीब तरह की धुंध जमी होने के कारण उनका रास्ता बदल दिया गया था, यानी कि उनका फ्लाइट रूट चेंज हो चुका था। इस पर गेविन उस अजीब सी धुंध के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती, जिसकी अगले दिन फिलिप, ट्रेसी और डैनिलो उस मिशन पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि हैना, जिसे निब्रा के लोगों ने किसी खास मकसद पे यहाँ भेजा था, वो लोग उसे अपना काम खत्म करके दूसरी शिप से पृथ्वी पर वापस आने को कहते हैं। जिस पर हैना बताती कि वो अभी तक एल्गे सिम्बायोसिस सिस्टम की जांच नहीं कर पाई है, इसलिए उसे थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन निब्रा के लोग उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम खत्म करने का दबाव बनाते हैं। दरअसल हैना, जो कि एक प्राइवेट सोल्जर है, उसे निब्रा वालों ने डॉक्टर डिमिट्री के रिसर्च को देखने के लिए भेजा है, और यदि उनकी रिसर्च सफल हुई तो हैना का काम उनकी लैब को चुरा कर पृथ्वी पर ले आना है। वहीं थोड़ी देर बाद उन्हें फिलिप का मैसेज मिलता है, जहां वो बता रहा होता है कि वो लोग जमीन पर लैंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल सेंटर से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। इस पर हैना पृथ्वी के कंट्रोल रूम सेंटर में सिग्नल भेजती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। अब उन्हें पृथ्वी पर लैंड करने में बहुत कम समय ही बचा था, और यदि उनका संपर्क कंट्रोल रूम से नहीं हुआ तो वो सभी क्रैश होने की वजह से मारे जाएंगे। इसलिए ट्रेसी हैना से कहती कि जल्दी कुछ करे। तब हैना सभी स्टेशंस पर इमरजेंसी सिग्नल्स भेजती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, जो देखकर रूबिकॉन में मौजूद लोगों को लगता है कि शायद उनके कम्युनिकेशन डिवाइस में कोई गड़बड़ी आ गई है, जिस कारण उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। इसलिए अब हैना अपना स्पेस सूट पहनकर रूबिकॉन के बाहर जाती है, जहां कम्युनिकेशन डिवाइस को चेक करने पर वो पूरी तरह से ठीक होता है। लेकिन पृथ्वी की तरफ देखने पर वो ये पाती है कि पृथ्वी को एक अजीब सी धुंध घेर रही है, जिस
जिसका मतलब ये है कि इस धुंध की वजह से ही उनका संपर्क पृथ्वी के कंट्रोल सेंटर से नहीं हो पा रहा। इस तरफ डॉक्टर डिमिट्री को फिलिप का संदेश मिलता है, जहां वो चिल्लाते हुए बता रहा था कि उनकी कैप्सूल में आग लग गई है और फिर अचानक से उसका संपर्क टूट जाता है। यानी कि फिलिप, ट्रेसी और डैनिलो क्रैश के कारण मारे गए। यहाँ डॉक्टर डिमिट्री अपने बेटे की मौत की वजह से दुखी होकर खुद को अपने चेम्बर में बंद कर लेते हैं, जिस पर हैना रात के समय उनके लिए खाना बना कर ले आती है और उनसे बाहर आने की विनती करती है, लेकिन वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ गेविन को कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने के लिए खुद को एक चेम्बर में बंद करके वहाँ का प्रेशर बढ़ा देता है। जो हैना को पता चलते ही वो डिमिट्री से मदद मांगती है। तब वो अपने कमरे से निकलकर गेविन को उसके चेम्बर से बाहर निकालता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब वो बेहोश हो चुका था। अब होश आने पर गेविन बताता है कि ये धुंध इतनी जहरीली है कि पृथ्वी के सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब सिर्फ हम तीनों ही जिंदा बचे हैं। जो ऐसा कहकर वो फिर से बेहोश होने लगता है, इसलिए डिमिट्री उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला देते हैं। फिर वो हैना को बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर जिस एल्गे को तैयार किया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकती है और हम लोग अपना खाना इस स्पेसशिप पर ही उगा सकते हैं। जबकि आगे हम हैना को उसके नए कम्युनिकेशन डिवाइस पर काम करते देखते हैं, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि पृथ्वी पर कुछ लोग अब भी जिंदा होंगे। जिसके बाद वो अपने नए डिवाइस की मदद से पृथ्वी पर संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन अब भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उधर गेविन को होश आने पर वो बताता है कि शायद कुछ लोग एडोम्स में जिंदा बच भी गए हो, लेकिन बहुत जल्द उनकी ऑक्सीजन खत्म होने पर वो भी मारे जाएंगे। और यही वजह थी कि गेविन भी मरना चाहता था, क्योंकि वो अंतरिक्ष में तैर रहे इस स्पेस स्टेशन में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। इस पर डिमिट्री बताते हैं कि मैंने जो एल्गे सिम्बायोटिक सिस्टम तैयार किया है उसे ठीक तरह से काम करने के लिए कम से कम 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तभी उस एल्गे को इतना कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाएगा जिसे वो ऑक्सीजन में बदल पाए। और यदि तुमने आत्महत्या कर लिया तो हमारे साथ साथ हम दोनों भी मारे जाएंगे। फिर रात के समय हैना और गेविन एक दूसरे के बारे में बातें करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। और अब हमें काफी दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ डिमिट्री रिवील करते कि निब्रा कॉर्पोरेशन ने उन्हें लालच दिया कि वो अपने रिसर्च को उन्हें बेच दे ताकि वो बाकी लोगों से अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन डिमिट्री का बेटा डैनिलो उस एल्गे सिस्टम को आम लोगों के लिए खुला रखना चाहता था, ताकि सारी दुनिया के लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर जिंदा रह सके। पर अब रात के समय हैना को उल्टियां होने लगती है, जहां वो एल्गे का रंग बदलता देखती है और इसी के साथ उसे एक महिला का संदेश मिलता है, यानी कि पृथ्वी पर कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। वहीं उस महिला से संपर्क करने पर उन्हें ये पता चलता है कि 300 लोग निब्रा के हेडक्वार्टर्स के नीचे बने बंकर में रह रहे हैं, जिनकी ऑक्सीजन कुछ ही हफ्तों में खत्म भी हो जाएगी। इसलिए अब हैना फैसला करती है कि वो उन लोगों को बचाने के लिए इस एल्गे सिस्टम के साथ पृथ्वी पर जाएगी, लेकिन डिमिट्री इस बात के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि पिछला क्रू पृथ्वी पर जाने की वजह से ही मारा गया था। अब डिमिट्री की बात सुनकर केविन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जबकि हैना की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, जिस पर डिमिट्री उसके खून का सैंपल लेते हैं। तब हैना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हमें पृथ्वी पर जिंदा बचे लोगों को बचाना चाहिए, जिस पर फिर डिमिट्री बताते हैं कि वो सभी अमीर लोग हैं जिन्हें दूसरों की जान की कोई फिक्र नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिंदा बचे लोगों में कंपनी के सीईओ और बोर्ड मेंबर्स के परिवार वाले होंगे। पर इतना कुछ बताने पर भी हैना और गेविन पृथ्वी पर जाने की योजना बनाते हैं। दरअसल हैना को अपनी बहन का आखिरी वीडियो मैसेज मिला था, जिसकी लोकेशन निब्रा के हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर ही थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन भी हेडक्वार्टर के नीचे मौजूद बंकर में होगी। फिर दूसरे दिन हैना और गेविन पृथ्वी पर जाने से पहले डिमिट्री से वो एल्गे सिम्बायोटिक सिस्टम लेने आते हैं, जिस पर डिमिट्री उन्हें एल्गे दिखाते हुए बताते हैं कि यहाँ की सारे एल्गे बीमार हैं और इसीलिए इनका रंग बदल गया है। दरअसल वो एल्गे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसानी यूरिन पर निर्भर थे, लेकिन हैना के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी यूरिन में बदलाव आ गया, जिस वजह से सारी एल्गे बीमार पड़ गई, जो कुछ समय बाद फिर से स्वस्थ हो जाएंगी। अब इसके अगले दिन डिमिट्री उन दोनों को एल्गे देकर पृथ्वी पर जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन उनकी स्पेसशिप का कूलिंग सिस्टम काम ना करने के कारण वो ओवरहीट होने लगता है। इसलिए वो लोग समय रहते शिप से बाहर आकर उसे अंतरिक्ष की तरफ लॉन्च करते हैं,
जहाँ देखते ही देखते वो स्पेसशिप तबाह हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो लोग पृथ्वी पर नहीं जा सकेंगे। वहीं आगे हमें ये पता चलता है कि स्पेसशिप के कूलिंग सिस्टम को डिमिट्री ने ही बंद किया था ताकि वो लोग पृथ्वी पर ना जा सके, क्योंकि वो ऐसे मतलबी लोगों की जान बिल्कुल नहीं बचाना चाहता था। अब एना उन दोनों के सामने अपने मिशन के बारे में रिवील करती है कि निब्रा कॉर्पोरेशन ने उसे डिमिट्री के पूरी लैब चुराने का काम दिया था, जिसके लिए वो एक और स्पेसशिप का प्रयोग करने वाली थी। जिसका मतलब ये है कि इस स्पेस स्टेशन में एक और स्पेसशिप है जिसकी मदद से वो लोग पृथ्वी पर जा सकते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले हैना उस पृथ्वी वाली महिला से संपर्क करके किसी सोल्जर से बात करवाने को कहती है, जिस पर वो महिला बताती है कि इस बंकर में सिर्फ 300 लोगों के रहने की ही जगह थी, इसलिए सभी सोल्जर्स ने निब्रा कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए लोगों और उनके परिवार को यहाँ पहुंचा दिया, जबकि उन सोल्जर्स के लिए जगह ना होने के कारण उन्हें बाहर रहना पड़ा। जो जानकर हैना समझ जाती कि निब्रा कॉर्पोरेशन के मतलबी लोगों ने सभी सोल्जर्स को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया, जिसमें उसकी बहन भी मारी गई, जिससे अब वो पृथ्वी पर ना जाने का फैसला करती है। और इस पर गेविन उसे समझाता है कि यदि हमने उनकी मदद ना की तो 300 लोग मारे जाएंगे, लेकिन हैना पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद अब गेविन खुद ही पृथ्वी पर जाने का फैसला करता है और वो डिमिट्री को बांधकर सारे एल्गे को दूसरे स्पेसशिप में लोड करता है, जो देखकर हैना उससे स्पेसशिप का दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन गेविन ऐसा नहीं करता। तब हैना के काफी समझाने पर वो उसे भी शिप में लेकर उसके इंजन को चला देता है, लेकिन स्पेसशिप के आगे बढ़ पाने से पहले ही हैना उसके मेन इंजन को बाहर निकाल लेती है और अब सिर्फ उसे ही इस इंजन को ठीक करना आता था, जो वो ठीक ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे अब निब्रा के लोगों के मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी देर बाद उन्हें पृथ्वी से एक और संदेश मिलता है, जिसे वो सुने बिना ही डिलीट कर देती है। वहीं आगे जाने पर उसे गेविन की लाश मिलती है, क्योंकि उसने इस सब से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया था। और अब गेविन की लाश देखकर हैना को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो और डिमिट्री उसकी लाश को अंतरिक्ष में इजेक्ट कर देते हैं। तब हैना डिमिट्री से कहते हैं कि आपके एल्गे सिम्बायोसिस सिस्टम को ठीक तरह से काम करने के लिए 3 लोगों की जरूरत थी, इसलिए गेविन ने खुद को मारा ताकि हमें अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन पृथ्वी पर जाना पड़े। और इस पर डिमिट्री रिवील करते कि मेरा एल्गे सिस्टम एक इंसान के जिंदा होने पर भी काम कर सकता है, और उस दिन तो मैंने गेविन की जान बचाने के लिए ही झूठ कहा था, वरना वो उसी समय आत्महत्या कर लेता। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें काफी सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम हैना को उसकी बेटी के साथ देखते हैं, और हैना ने अपनी बेटी का नाम अपनी बहन के नाम पर नॉफ रखा था। नॉफ उस स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ओर देखती है, जहां पृथ्वी पहले की तरह दिख रही थी, यानी कि अब वहां का वातावरण इंसान के रहने के लिए अनुकूल था। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये फ्यूचरिस्टिक मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।